इसमें पहला क्वेश्चन है 3 मार्कर्स का, 123वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत संविधान में क्या संशोधन किए गए हैं। अब इस क्वेश्चंस को स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके से लिखा है। यहां पर हमें केवल संवैधानिक प्रावधान लिखना है। यहां पर यह समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जो संविधान में परिवर्तन किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं इसके तहत, उनको ही यहां पर लिखना है, उसके अलावा नहीं लिखना है। तो 3 आर्टिकल इसमें नए जोड़े गए हैं। एक तो आर्टिकल 15(6)A, 15(6)B और 16 का 6 पॉइंट, ये 3 आर्टिकल इसमें जोड़ करके जो EWS है, आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं, उनको कुछ विशेष प्रावधान किए गए। जैसे आर्टिकल 15 का 6A पॉइंट है, उसमें इन वर्गों को कुछ विशेष छूट दी गई, इनके लिए कुछ विशेष छूट देने की बात की गई। वो छूट क्या हो सकती है? वो छूट फीस में छूट हो सकती है, जैसे SC ST OBC के लिए रहती है, और दूसरी छूट उम्र में छूट के संबंध में है, और तीसरी छूट है प्रतिशत में छूट। किसी कोई भी एग्जाम है या कोई भी एडमिशन है, उसमें जो है कम प्रतिशत में का जो है एडमिशन वहां पर हो जाएगा। एक उदाहरण जैसे नेट रहता है, तो नेट के लिए जो है ये है कि जनरल जो है उसके लिए 55% कम से कम PG में चाहिए, अदर के लिए 50% में उनको नेट देने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जो छूट है EWS के लिए, वो छूट जो है आर्टिकल 15(6)A के बारे में बता रहा था। 15(6)A में EWS के संबंध में कुछ विशेष उपबंध करने की बात कही गई। ये विशेष उपबंध क्या होंगे? फीस में छूट, उम्र में छूट और परसेंटेज में छूट। दूसरा है 15(6)B पॉइंट है, यहां पर जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर इन वर्गों यानी EWS के बच्चों को कुछ स्थान आरक्षित रखने की बात कही गई है। जो SC ST OBC के संबंध में प्रावधान है, वही यहाँ पर EWS के संबंध में प्रावधान है। फिर आर्टिकल 16 का 6 पॉइंट है, यहाँ पर आरक्षण देने की बात कही गई है। EWS वर्ग है, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। 10% आरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन संविधान में ये परसेंटेज की बात नहीं कही गई। ये विशेष बात ध्यान रखना। हालांकि ब्रैकेट में मैंने 10% लिखा है जानकारी के लिए, लेकिन हमारे संविधान में ये परसेंटेज डिसाइड नहीं है कि किस वर्ग को कितना परसेंटेज दिया जाएगा। ये हमारे संविधान में कहीं भी बात नहीं कही गई। ये विशेष बात है, आप लोगों को समझनी है। ये जो 50% से ज्यादा नहीं देने की बात आज हो रही है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, तो ये संविधान की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। इंदिरा साहनी वाला जो केस है 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है कि कुल मिलाकर के 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। संविधान में ऐसा कुछ बात नहीं कही। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा सिंपल क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की समितियों का उल्लेख कीजिए। संविधान सभा के अंतर्गत बहुत सारी समितियां गठित की गई हैं, उसमें अलग अलग अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसी समितियों का उल्लेख करना है जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। तो उसमें 3 समितियां खासतौर से कही जाती हैं। एक तो संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। संघ के लिए संवैधानिक प्रावधान करने के लिए समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका नाम है संघ संविधान समिति। दूसरा संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का मतलब क्या है कि संघ को यानी केंद्र को अधिकार प्रदान करने के संबंध में एक कमेटी बनी थी, जिसमें ये रिकमेंड दी थी कि भाई केंद्र सरकार को इस तरह के अधिकार मिलना चाहिए। उसका नाम है संघ शक्ति समिति। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। ये 3 समितियां जो संविधान सभा के अंतर्गत गठित की गई थी, उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बस इतना आपको लिखना है। इसके बाद CAA 2019 क्या है, ये बहुत चर्चा में रहा है, नया क्वेश्चन है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इससे संबंधित 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसी का ये संशोधित रूप है। नागरिकता अधिनियम 1955 ये मूल अधिनियम था। इसमें समय समय पर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे संशोधन हुए हैं। उसमें एक 86 में हुआ संशोधन, 86, 92, 2001, 2003, 2005, 2011, है ना, 2015 और ये 2019, समय समय पर इसमें संशोधन हुए हैं। तो उस वही संशोधन ये है। इसमें प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान है कि जो पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र हैं, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहां से आने वाले गैर मुस्लिम वर्ग इसमें शामिल नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम को जो है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर। गैर मुस्लिम वर्ग जो अत्याचार से पीड़ित रहे हैं वहां पर, और वो भारत में रह रहे हैं, भारत आए हैं, वो कब आए हैं वो डेट इसमें आपको बताना पड़ेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से जो गैर मुस्लिम वर्ग, 3 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आने वाले गैर मुस्लिम वर्ग, भारत आने वाले गैर मुस्लिम वर्ग, मतलब मुस्लिम वर्ग के अलावा उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, ये वर्ग जो है 31 दिसंबर 2014 से भारत जो आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान की जाए। इसमें प्रावधान, एक इसमें प्रावधान ये पहले ये था कि जो भी यहां से भारत आया है उसको 11 वर्षों तक भारत में निवास करना जरूरी था। यदि उसने 11 वर्षों तक भारत में निवास किया है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन अब जो है इस अवधि को घटा करके कर दिया गया है 6 वर्ष, 11 वर्ष की अवधि को घटा करके 6 वर्ष किया गया है। तो ये है CAA 2019। इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। उस विवाद के बारे में अभी यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे कभी ऐसा अवसर आएगा तो हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव दर्शाइए। इसमें आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान हमारा जो बना है उसमें कौन कौन से प्रावधान अमेरिकी संविधान से हमने लिए, ये है इसका मतलब। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के प्रभाव का मतलब ये होगा कि अमेरिकी संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लेकर के भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सिंपल चीजें हैं, बहुत सारे आपको पता ही है। मौलिक अधिकार है ना, प्रस्तावना है, और विधि का समान संरक्षण है, उपराष्ट्रपति का पद है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा है ना, राष्ट्रपति का पदनाम है। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। तो उसमें 3-4 प्रावधान मेन जो है उनको आपको लिख देना है, जो इसमें लिखे हुए। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे है संविधान निर्माता की सभा में शामिल मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व कौन से, यानी कौन से मध्य प्रदेश के व्यक्ति थे जिनको संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो उसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर का नाम आता है, भगवंतराव मंडलोई हैं, श्री हरि विष्णु कामत हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। ये 3-4 नाम आपको लिख देना है। डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनके नाम से सागर विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर है। श्री भगवंतराव मंडलोई, ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, श्री भगवंतराव मंडलोई, श्री हरि विष्णु कामत और पंडित रविशंकर शुक्ल जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये संविधान सभा के सदस्य थे जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। जनजातीय सलाहकार परिषदों का उल्लेख करना है यहाँ पर। जनजातीय सलाहकार परिषदों को समझाइए, क्वेश्चन है। देखिए जनजातीय सलाहकार परिषदें क्या होती हैं और कहां पर इनका उल्लेख है, किसके लिए इनका गठन किया गया है, ये सारी बातें आपको लिखना है। तो राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा की जाती है। तो इन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया और इसी 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषदों के गठन का उपबंध है। राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 244 के तहत घोषित अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण
5वीं अनुसूची के तहत होता है और इसी 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषदों का उल्लेख किया गया है। और ये जो जनजातीय सलाहकार परिषदें हैं, ये राज्यपाल को इन क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में सलाह देती है। ये इनका मेन काम है। अनुसूचित क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में राज्यपाल अधिकृत है, तो राज्यपाल को उसे जो है इन कार्यों में हेल्प करने का काम जनजातीय सलाहकार परिषदें करती है। ये आपको इसमें मेन लिखना है। इसके संगठन के संबंध में 20 सदस्यीय संगठन होता है। टोटल 20 सदस्य इसमें होते हैं। 3/4 जो सदस्य हैं वो विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होते हैं। ये आप इसमें लिख सकते हैं ज्यादा। ठीक है, तो मेनली 3 चीजें हैं। इनका बंद कहाँ पर है, तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है। कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 20 सदस्य होते हैं। 3/4 सदस्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होते हैं। काम क्या है इनका, तो अनुसूचित क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में राज्यपाल को उसके कार्यों में परामर्श देना, उनको सलाह देना। तो ये है जनजातीय सलाहकार परिषदों के बारे में। 7वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। मई 2019 से जो है इसका कार्यकाल प्रारंभ हुआ और मई 2024 तक रहेगा, 5 साल तक रहता है। तो 2019 से 2024 क्लियर है। अब उसमें मंथ भी आप लिख सकते हैं, मई से मई। और इसकी पहली बैठक अगर आप लिखना चाहो तो 17 जून को पहली बैठक हुई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो माननीय श्री ओम बिरला जो है इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप नाम लिखें उसमें श्री जरूर लगाएं। नाम के आगे जैसे कोई नेता है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो उसमें माननीय श्री लगाएं। राष्ट्रपति राज्यपाल हैं तो महामहिम लगाएं, है ना। तो ये जरूर आपको लगाना है, ध्यान रखना है। इसके बाद भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग क्यों कहते हैं? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संविधान सभा में ज्यादातर वकील थे ना। संविधान सभा जो बनी थी उसमें ज्यादातर वकील थे और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, संविधान निर्माण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, वो भाषा कानूनी भाषा थी, विधिक भाषा थी और कठिन भाषा थी। कानूनी भाषा तो कठिन होती है। संविधान की भाषा आप देख लें, कोई अधिनियम आप पढ़ें, अभी पुराने सिलेबस में तो अधिनियम है, कोई भी अधिनियम आप पढ़ें बियर एक्ट से डायरेक्ट, तो आपको बहुत टफ लगेगी वो। तो इस तरह की भाषा जो है संविधान में यूज की गई, कानूनी भाषा और कठिन भाषा का प्रयोग किया गया था, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया था। ये भाषा वकीलों के लिए तो अच्छी थी, लेकिन सामान्य नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए ये असुविधाजनक थी। इसलिए इसको कह दिया गया वकीलों का स्वर्ग। सर आइवर जेनिंग्स ने जो है संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग कहा है। वकीलों के लिए अच्छी है, स्वर्ग मतलब वकीलों के लिए अच्छी है ना, वकीलों के लिए सुविधाजनक, इसलिए इसको कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। आम जनता के लिए ये काफी दुखदायी थी। ये है मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति किसमें नहीं है, तो इनका निलंबन किन परिस्थितियों में होता है? 2 चीजें इसमें पूछी गई हैं। तो निलंबन की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है, तो केवल राष्ट्रपति ही जो है निलंबित कर सकते। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है और 2 ही परिस्थितियों में निलंबन हो सकता है। एक तो मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 में इसके बारे में बताया गया है, और दूसरा है राष्ट्रीय आपात, 352 में इसका जिक्र किया गया है। तो मार्शल लॉ तथा राष्ट्रीय आपात के दौरान ही मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। यहां पर ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर बाकी जो मौलिक अधिकार है उनका निलंबन मार्शल लॉ, राष्ट्रीय आपात के दौरान हो सकता है। और कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। बहुत सिंपल चीज है। निष्ठा का अधिकार क्या है? यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? निष्ठा का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में, एक निर्णय में दिया गया। 2017 में एक निर्णय सुनाया गया था जिसमें निष्ठा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया, जो पहले नहीं हुआ करता था। निष्ठा का अधिकार क्या है? निष्ठा के अधिकार से आशय है व्यक्तिगत, वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन में स्वतंत्रता। व्यक्तिगत मामलों में, वैवाहिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में स्वतंत्रता, इसको कहते हैं निजता का अधिकार। उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें जो है वो स्वतंत्र है। अगर कोई व्यक्ति उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी वैवाहिक जीवन में
या पति पत्नी के बीच जो है कोई इंटरफेरेंस करता है, हस्तक्षेप करता है, तो इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसको कहते हैं निजता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इसको माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को कहां पर रखा है, किसके अंतर्गत माना है, तो आर्टिकल 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही निजता के अधिकार को मान लिया गया है, उसका आर्टिकल है 21, ये आपको बताना है। इसके बाद अनुच्छेद 48A के बारे में बताना है। अनुच्छेद 48A को समझाइए। इसमें आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये अनुच्छेद कब जोड़ा गया, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, ये आपको बताना है। फिर इसमें क्या शामिल है ये बताना। इसमें जो है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण तथा संवर्धन की बात कही गई। सरकार को, राज्य को यह निर्देश दिया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है कि वह पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करे। ये है आर्टिकल 48A, ठीक है ना। तो इसमें 3 चीजें, एक तो कब शामिल हुआ, तो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 तक शामिल। दूसरा, किसके अंतर्गत है ये, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। तीसरा, इसमें क्या शामिल है, तो इसमें पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण संवर्धन संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियों में अंतर बताना है। विधायी शक्तियों में अंतर केवल बताना है। तो विधायी शक्तियों में सबसे बड़ा जो अंतर है वो संयुक्त अधिवेशन को लेकर। राष्ट्रपति को दोनों सदनों का, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, जबकि राज्यपाल को इस तरह का अधिकार नहीं है, यानी राज्य स्तर पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इसके बारे में कभी चर्चा मैं आगे करूंगा, क्यों नहीं है, क्योंकि 2-3 कारण है उसके। एक तो सभी जगह दूसरा विधान परिषद नहीं है। दूसरा, राज्य में किसी विधेयक को पास करने के संबंध में विधानसभा ही सर्वेसर्वा होती है। विधानसभा की इच्छा मान्य होती है, विधान परिषद की इच्छा मान्य नहीं होती है। अभी हम विधान परिषद के क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अध्यादेश के संबंध में अंतर है। राष्ट्रपति को केंद्र के साथ साथ राज्य स्तर पर भी, जब किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकता है, और केंद्र के लिए तो करता ही करता है। जबकि राज्यपाल जो है केवल राज्य स्तर पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने को लेकर के अंतर है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। उसको स्वीकृति देना, स्वीकृति देने से इनकार कर देना, और उसे पुनर्विचार के लिए भेजना। 3 ऑप्शन राष्ट्रपति के पास है। यही 3 ऑप्शन राज्यपाल के पास है, लेकिन उसके पास चौथा ऑप्शन भी। तो अंतर यहाँ पर ऑप्शन को लेकर के, राष्ट्रपति के पास केवल 3 ऑप्शन है, राज्यपाल के पास विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में 4 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन यही है राज्यपाल की, चौथा ऑप्शन ये है कि वह राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित रख सकता है। तो ये चौथा ऑप्शन अंतर कर रहा है, बाकी 3 ऑप्शन तो कॉमन ही कॉमन। तो इस तरीके से जो है ये 3 अंतर आपको विधायी शक्तियों को लेकर के बताना। इसके बाद संसद के कोरम संबंधी संवैधानिक प्रावधान को उल्लेख कीजिए। ठीक है, कोरम जो है, कोरम को गणपूर्ति कहा जाता है। कोरम इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में उसको बोलते हैं गणपूर्ति। इसका जिक्र अनुच्छेद 100 में 100 आर्टिकल है, वहां पर बताया गया है। कोरम का मतलब होता है किसी सदन की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या। किसी सदन की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या को कोरम कहा जाता है। और कोरम कितना होना चाहिए? कोरम जो है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 10वां भाग होना चाहिए। मिनिमम जो है 10वां भाग होना चाहिए, तभी जो है सदन की बैठक होगी, नहीं तो सदन की बैठक सस्पेंड हो जाती है, निलंबित हो जाती है। ठीक है, तो ये है इस तरह से
इसके बारे में। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दें, जैसे लोकसभा की बैठक के लिए लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 545 यानी 54.5 यानी 55 सदस्य लोकसभा में चाहिए। लोकसभा की बैठक अगर आयोजित करना है तो कम से कम 55 सदस्य चाहिए। इसी तरीके से अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, तो राज्यसभा की बैठक के लिए 24.5 यानी 25 सदस्य चाहिए, है ना। तो एक उदाहरण यहाँ पर हम दे सकते हैं कि लोकसभा के लिए 55 सदस्य कम से कम और राज्यसभा के लिए बैठक के लिए 25 सदस्य कम से कम होना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शासन कितनी बार, कब और किन परिस्थितियों में लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश में 3 बार लागू हुआ है राष्ट्रीय शासन। कब कब? पहली बार 1977, दूसरी बार 1980 और तीसरी बार 1992। 1977 में श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे, बाकी दोनों में सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। 1977 में श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे, 1980 में सुंदरलाल पटवा और 1992 में भी सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी अयोध्या में, तब जो है ये राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था तीसरी बार, अंतिम बार। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इनका जो जिक्र आर्टिकल 84 में किया गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों की योग्यताओं के संबंध में आर्टिकल एक ही है, 84। अंतर सिर्फ उसमें एज को लेकर के है, बाकी कोई अंतर नहीं है, बाकी सब वही है, भारत का नागरिक होना। एज लोकसभा के लिए 25 वर्ष मिनिमम और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष मिनिमम। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं ये जो है 84 में कही गई है। फिर जनप्रतिनिधित्व कानून जो 1951 का है, उसमें भी योग्यताएं बताई गई हैं। तो उसका एक पॉइंट यहाँ पर मैंने जोड़ा है, वह है भारत के किसी राज्य क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना। भारत के किसी राज्य क्षेत्र से उसे पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इसका जिक्र जो है संविधान में नहीं है, इसका जिक्र है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951। पहले क्या था? पहले एक्चुअली इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी था कि जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है वहां का उसे मतदाता होना जरूरी था। ये 2003 के पहले की बात बता रहा हूं। 2003 के पहले जो ये प्रावधान हुआ करता था कि जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है वहां का उसे पंजीकृत मतदाता होना जरूरी था। 2003 में इसमें चेंज कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो अब कॉमन योग्यता हो गई है, जो लोकसभा के लिए भी है और राज्यसभा के लिए भी है, कि किसी क्षेत्र से उसको, किसी भी क्षेत्र से उसको पंजीकृत मतदाता होना चाहिए तो चुनाव लड़ सकता है ना। तो ये है इस तरीके से। मनमोहन सिंह वाला केस है कि मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो उनके लिए जो है असम से वो चुनाव करते थे, तो उन्होंने असम में जो है मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया था। असम के जो मुख्यमंत्री थे उनकी पत्नी के नाम जो मकान था, तो इनका नाम वहां पर असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के किराएदार के रूप में पंजीकृत था। इस तरह का एक केस है। असम से डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे जब ये प्रावधान था, तो उस समय जो है उन्होंने अपना नाम वहां पर पंजीकृत कैसे कराया था? असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के किराएदार के रूप में इनका नाम वहां पर दर्ज हुआ करता था, और इस आधार पर उनको जो है वहां से चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ था। लेकिन अब ये खत्म ही हो गया। अब तो कहीं से कोई भी किसी से क्षेत्र से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का, राज्यसभा का। ये तो इस तरीके से ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर वाले क्वेश्चन हमें देखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का विवरण। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नया क्वेश्चन, हालांकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, नया क्वेश्चन मैंने दिया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, किसने रखा, आपको ये स्टार्टिंग बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे, क्या पॉइंट थे, वो आपको इसमें बताना है। और इसको कब पास किया गया ये बताना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। और उद्देश्य प्रस्ताव में है क्या, इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसमें संविधान के उद्देश्य, संविधान के सार या संविधान के दर्शन को निरूपित किया गया, यानी उसको स्पष्ट किया गया।
इसलिए उसका नाम उद्देश्य प्रस्ताव है। संविधान का उद्देश्य क्या है वो जो है उसमें बताया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। फिर इसके जो तत्व थे उद्देश्य प्रस्ताव में, क्या क्या तत्व बताए गए वो आपको पॉइंट में बताना है। भारत को जो है इसने संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से भारत को संप्रभु राष्ट्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, देश में देश का शासन संचालित करने के लिए उसमें संचारित लिखा हुआ है तो संचालित कर लेना, नोट्स उसमें से गलत प्रिंट हो गया, संचारित लिखा है तो संचालित। देश का शासन संचालित करने के लिए संविधान द्वारा संविधान के निर्माण की घोषणा की गई। वास्तविक सत्ता जनता में निहित है, इसकी घोषणा इसी में की गई थी। यानी सत्ता का जो स्रोत है कौन होगा, जनता होगी, है ना, ये बात इसमें कही गई थी। अल्पसंख्यक है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, उनको संरक्षण प्रदान करने की इसमें बात कही गई थी, है ना। तो ये इस तरह से इसमें पाए नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समता है ना, इसको प्रदान करने का लक्ष्य इसमें डिसाइड किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट आपको इसमें बताना है, 5-7 पॉइंट। फिर इसको स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। और इसमें जो भी तत्व उल्लिखित थे उसी का विकसित रूप आज प्रस्तावना है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप प्रस्तावना कही जाती है। ऐसा हम लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये हो गया मौलिक कर्तव्यों का औचित्य समझाइए। देखो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। मौलिक कर्तव्यों का औचित्य का मतलब क्या है कि मौलिक कर्तव्य की जरूरत क्यों है, मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में क्यों शामिल किया गया। ये मौलिक कर्तव्य की बात होती है कि भाई मौलिक कर्तव्य तो निरर्थक है, इनको लागू करा नहीं सकते तो अनावश्यक है, कोई मतलब ही नहीं है, जैसे डीपीएसपी जैसे मौलिक कर्तव्य, तो इनका कुछ औचित्य है कि नहीं वो आपको बताना है। स्टार्टिंग आप डायरेक्ट औचित्य से नहीं करेंगे, इसमें स्टार्टिंग बताएंगे मौलिक कर्तव्य होते क्या है, कहाँ इनका उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ऐसे कर्तव्य हैं जिसके अंतर्गत देश के नागरिकों को राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कुछ कर्तव्यों के निर्वहन की बात कही गई। ये ऐसे कर्तव्य हैं जिसके अंतर्गत देश के नागरिकों को देश के प्रति कुछ कर्तव्यों के निर्वहन की बात की गई है। इनका जो प्रावधान है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए और भाग 4A अनुच्छेद 51A में इनको समावेशित किया गया है। और इनका जो प्रेरणा स्रोत है पूर्व सोवियत संघ का संविधान यानी रसिया का संविधान है। और इनकी संख्या स्टार्टिंग में 10 थी, जब इनको जोड़ा गया था 10 थी। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक नया शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो ऐसे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अब देखो इसमें जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करेंगे, वो 11 मौलिक कर्तव्य वही के वही लिख देंगे और बस हो गया। लेकिन वो 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको नहीं लिखना है, उनके औचित्य के बारे में बताना है कि इनकी जरूरत क्यों है, इनको क्यों शामिल किया गया हमारे संविधान, ये क्या संदेश देते हैं, क्या कर रहे हैं, वो बताना है ना। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हीं से आप पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। जैसे ये देश के नागरिकों को देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने तथा देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसमें प्रावधान है ना। ये देश के नागरिकों को देश की एकता, अखंडता, प्रतिरक्षा को अक्षुण्ण रखने तथा देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने का निर्देश देते हैं। ये जनता को कहते हैं भाई पर्यावरण को सुरक्षित रखो। समाज, संविधान, समाज तथा संस्कृति के प्रति जो है कर्तव्य बोध कराते हैं कि नागरिक कर्तव्य की भी संस्कृति की रक्षा करे, संविधान का पालन करे, है ना, समाज को आगे बढ़ाए। ठीक है, इस तरह से महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव इनसे प्रकट होता है। महिलाओं के प्रति जो है जो भी दुर्व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए, वो भी एक पॉइंट इसमें दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से जो है जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उन्हीं को हमें यहाँ पर दूसरे रूप में लिखना है, अलग से कुछ लिखना नहीं है, तो सिंपल चीज है। ठीक है, तो ये है मौलिक कर्तव्यों के औचित्य के बारे में। इसके बाद राज्य के नीति सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इस कथन की व्याख्या कर कीजिए, ये क्वेश्चन है इसमें। यहां पर भी डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी जो है
नागरिकों के प्रति सरकार या राज्य के सकारात्मक दायित्व होते हैं। इनका प्रावधान कहां से कहां तक है, कौन से भाग में, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान किया गया है। फिर इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और किस तरीके से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक न्याय संबंधी डीपीएसपी और आर्थिक न्याय संबंधी डीपीएसपी, इन दोनों का यहाँ पर जिक्र करना है ना। सामाजिक न्याय संबंधी जैसे अशक्त, असहाय, निराश्रित जो लोग हैं, हैंडीकैप जो लोग हैं, उनको लोक सहायता उपलब्ध कराने की बात 41 में की गई है। और ये कैसे उपलब्ध कराई जा रही है, से वृद्धावस्था पेंशन सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे भोपाल में स्थापित हुआ है। देश का तीसरा ओल्ड एज होम भोपाल में स्थापित हुआ है। तो इस तरीके से जो है वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, वृद्धावस्था पेंशन, इसके माध्यम से जो अशक्त लोग हैं, निराश्रित लोग हैं, उनको सरकार द्वारा लोक सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई। आर्टिकल 41 है। महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है 42 आर्टिकल में। इसके लिए एक अधिनियम, उसका उल्लेख हमें आपको करना है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, जिसके तहत महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रसूति सहायता मतलब है प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को कुछ आर्थिक मदद और अवकाश उपलब्ध कराया जाता है, इसको बोलते हैं प्रसूति सहायता। और इस दौरान जो अवकाश उपलब्ध कराया जाता है उसको बोलते हैं प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव इंग्लिश में कहते हैं, मैटरनिटी लीव, प्रसूति अवकाश, है ना। तो इस तरीके से जो है ये उपलब्ध कराया जाता है। पहले 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 2017 में संशोधन हुआ है इस अधिनियम में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 1961 का है, इसमें 2017 में संशोधन किया गया है। तो 12 सप्ताह का जो प्रसूति अवकाश था उसको बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया गया है। SC/ST के हितों के संरक्षण की बात करेगी आर्टिकल 46 है। इसमें SC/ST जो अधिनियम है उसके तहत ये संरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य में सुधार करने की बात की गई है। 47 आर्टिकल है। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य में सुधार करने की बात कही गई है। इसी के तहत जो है शराब पर रोक लगाई जाती है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। और एक विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है आयुष्मान भारत योजना चल रही है ना, आयुष्मान भारत योजना है, ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। तो ये इस तरह से ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के संबंध और बहुत सारे हैं, मैंने इसमें कम लिखे हैं। जैसे अब सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई। समान न्याय, सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 39A में इसको जोड़ा गया है, नया आर्टिकल जोड़ा गया है। बालकों के शोषण से सुरक्षा के संबंध में है, इसके लिए जो है आयोग, बाल संरक्षण आयोग बना हुआ है। तो ये और प्रावधान है, इतने ही नहीं है, लेकिन अब चूंकि इतना मैटर हम नहीं लिख सकते ज्यादा, तो इतना मैंने लिखा है। इसके बाद आर्थिक लोकतंत्र के संबंध में आय की असमानता को समाप्त करने की बात कही गई है। सार्वजनिक संपत्ति में जो केंद्रीकरण है उसको रोकने की बात कही गई है। आर्थिक नियोजन के माध्यम से ऐसा किया गया है। इसके अलावा सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना है। कर्मकारों की काम निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए जो काम है निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराने की बात कही गई। इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आजीविका मिशन चल रहे हैं, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा चल रहा है। तो इस तरीके से जो है इन पॉइंट को लिखते हुए और ये आपको बताना है कि ये इसके जरिए क्या हो रहा है, क्या प्रयास हो रहे हैं, तो वो आपको बताना। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए जो स्टार्टिंग केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो स्टार्टिंग है वो मंत्रिपरिषद से हम करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। मंत्रिपरिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल होता है ना। तो मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद के अंदर एक समूह है जिसके जो मंत्री होते हैं वो उच्च अधिकार संपन्न होते हैं। वो महत्वपूर्ण विभागों जैसे गृह, वित्त, रक्षा, विदेश, कृषि, इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके प्रमुख होते हैं। इसका जो प्रावधान है ये एक्चुअली मंत्रिमंडल का जो प्रावधान था ये मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिपरिषद ही मूल संविधान में रखी थी। मंत्रिमंडल को बाद में जोड़ा गया, 44वीं संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। 44वीं संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको जोड़ा गया। इसका आर्टिकल है 352(3).
है ना, आर्टिकल 352(3) के तहत इसको जोड़ा गया है 44 अमेंडमेंट के तहत। इसकी भूमिका देखिए क्या है, मंत्रिमंडल देश का सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय होता है। मंत्रिमंडल क्या है, नीति निर्माता निकाय है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा जनहित के मामलों में नीति निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा फिर ये राष्ट्रपति को हेल्प करने का काम करता है। राष्ट्रपति की जितनी भी काम हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, कार्यपालिक, विधायी, न्यायिक, कूटनीतिक है, सैन्य शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, तो इन सभी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो है मंत्रिमंडल ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाती हैं वो नियुक्तियां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी जो करता है, संसद का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, है ना, ये मंत्रिपरिषद के परामर्श, मंत्रिमंडल के परामर्श से होता है। युद्ध शांति की घोषणा करना है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, तो ये सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति जो करता है वो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। इसके अलावा विधि निर्माण के लिए किसी विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना है, अपने विभाग के लिए बजट का निर्माण करना है, विभाग से संबंधित जो संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का जवाब देना है, संपूर्ण व्यवस्था पर नियंत्रण रखना है, समन्वय रखना है। तो ये सारे जो काम है वो मंत्रिमंडल यहाँ पर आपको बताना है। और जैसे इसमें कोरोना का मैंने उल्लेख किया है, कोरोना काल में जो है मंत्रिमंडल मंत्री, प्रधानमंत्री की भूमिका काफी अहम रही है और है। तो जनजाति संरक्षण में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन मध्य प्रदेश के संदर्भ में करना है। तो इसमें दो तरीके की भूमिकाएं जिसे उसमें नोट्स में दिया गया है। एक तो जनजाति कल्याण के लिए मंत्री की नियुक्ति, एक्चुअली 4 राज्य हैं जहां पर जनजाति कल्याण के लिए मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, आर्टिकल 164 में इसका उल्लेख किया गया। उसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ये भूमिका है ना। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण के लिए एक पृथक मंत्री की नियुक्ति में राज्य के राज्यपाल की भूमिका होती है। इसके बाद फिर 5वीं अनुसूची के संदर्भ में भूमिका है। अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में राज्यपाल का बड़ा रोल होता है। आर्टिकल 2, मैंने अभी बताया, आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करते हैं और इन अनुसूचित क्षेत्रों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 5वीं अनुसूची में उल्लेखित किए गए प्रावधानों के तहत होता है। वहीं पर राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए। विशेष अधिकार क्या है? एक तो उन क्षेत्रों में अन्य वर्गों के प्रवेश को रोकना, अन्य वर्गों द्वारा वहां पर व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने से रोकना, उनकी प्रोडक्ट खरीदने से रोकना, उनकी जमीन खरीदने से रोकना, वहां पर निवास करने, घूमने फिरने से रोकना, है ना। तो ये जो है इसका खास रोल रहता है, राज्यपाल का विशेषाधिकार है यहाँ का। इसके अलावा राज्यपाल की स्वीकृति से जो है इस क्षेत्र में जो अधिनियम लागू है, चाहे वो संसदीय अधिनियम हो चाहे राज्य विधानमंडल का अधिनियम हो, उसमें परिवर्तन करना, उसमें संशोधन करना है, उसको समाप्त करना, है ना। इसके अलावा इन क्षेत्रों में प्रगति के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन राज्यपाल देता है। अनुसूचित क्षेत्रों में जिस तरह से प्रगति हो रही है उसके संबंध में समय समय पर राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपको भूमिका बताना है, चूंकि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखा हुआ है और ये दोनों ही चीजें मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण के लिए मंत्री नियुक्त होता है और अनुसूचित क्षेत्र की जो व्यवस्था वो मध्य प्रदेश में भी लागू है। अनुसूचित क्षेत्र की व्यवस्था टोटल 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में लागू की गई है, इसलिए जो है इसका उल्लेख यहाँ पर हमें करना है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद राज्य विधान परिषद एक विलंबकारी चैम्बर है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। राज्य विधान परिषद एक विलंबकारी चैम्बर है, इसका स्पष्ट करना है। देखिए राज्य विधान परिषद जो है उसका जिक्र आर्टिकल 168 में किया गया, 169 में किया गया। 168 में इसको जो है राज्य विधानमंडल का द्वितीय तथा उच्च सदन माना गया है और 169 में इसके सृजन तथा उत्साधन के संबंध में संसद को अधिकार दिया गया है। संसद जो है राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधानसभा के रिकमेंडेशन के आधार पर राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है। उसको उत्साधन, सृजन मतलब गठन और उत्साधन मतलब समाप्त तो कर सकती है। और इसका चार्ट ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर इसमें विलंबकारी चैम्बर इसको क्यों माना गया है, ये इसके रीजन के पॉइंट बताना है।
एक्चुअली हमने जो ये व्यवस्था ली है विधान परिषद की, ब्रिटेन से ली है। जिस तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थिति है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी विलंबकारी चेंबर माना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के आगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ति बहुत कम है। वैसी स्थिति हमारे यहाँ पर राज्य स्तर, जबकि लोकसभा राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं है। राज्यसभा को ज्यादा अधिकार है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अपेक्षा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा जैसा सदन है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज्यादा अधिकार हमारे यहाँ राज्यसभा को दिए गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसी स्थिति विधान परिषद की है राज्य। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी वहां पर विलंबकारी चेंबर माना गया है ब्रिटेन में, वैसे ही विधान परिषद को भी यहाँ पर विलंबकारी चेंबर माना गया। राज्यसभा विलंबकारी चेंबर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि साधारण विधेयक अगर राज्यसभा पास नहीं करे तो वो पास नहीं। विलंबकारी चेंबर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि केवल वो विलंब कर सकता है ना, केवल विलंब करने का अधिकार है और उसको कोई अधिकार नहीं है। तो राज्यसभा अगर किसी साधारण विधेयक को पास नहीं करे, संविधान संशोधन विधेयक को पास नहीं करे, तो वो पास नहीं। जबकि राज्य में विधान परिषद अगर किसी विधेयक को पास नहीं करे तो भी वो पास हो जाएगा अगर विधानसभा चाहे तो। यानी विधान परिषद पर निर्भर नहीं है किसी विधेयक का पास होना। इसीलिए इसको कहते हैं विलंबकारी चेंबर। यानी ये केवल किसी विधेयक को विलंब करके रोक कर कुछ समय के लिए रख सकती है, उसके बाद उसका कोई अधिकार नहीं है ना। अगर साधारण विधेयक की हम बात करें राज्य में, तो किसी विधेयक को, साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक कर रख सकती है। केवल 4 महीने बाद अगर विधानसभा चाहे तो उसको पास करा सकती है। इसके रोकने के बावजूद पहली बार में 3 महीने तक रोक सकती है, और दूसरी बार अगर विधेयक विधान परिषद के पास जाता है तो उसको 1 महीने तक रोकेगी। 1 महीने रोक कर रखने के बावजूद अगर विधानसभा को लगता है कि पास होना चाहिए तो उसको पास करा ले, है ना। विधानसभा ने पास करके विधान परिषद के पास भेजा है तो पहली बार में 3 महीने तक रोकेगी। 3 महीने तक रोक के रखा है, उसको पास नहीं किया है, तो विधानसभा वापस से उसको पास करके विधान परिषद के पास भेजेगी। विधान परिषद फिर उसको 1 महीने तक दूसरी बार में रोकेगी। फिर भी अगर 1 महीने बाद भी अगर उसको पास नहीं किया गया विधान परिषद द्वारा, तो भी वो विधानसभा में जिस रूप में पास हुआ था उसी रूप में उसको पास मान लिया जाएगा। धन विधेयक के मामले अगर बात करें तो धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन तक ही रोक के रख सकती है। यहाँ पर राज्यसभा में समानता है, राज्यसभा में भी यही स्थिति। 14 दिन बाद भी अगर विधान परिषद या उधर राज्यसभा धन विधेयक पास नहीं करते हैं तो भी वो पारित मान लिए जाते हैं, जिस तरीके से लोकसभा या विधानसभा ने उसको पास किया था। यहाँ पर कंडीशन सेम। इसके अलावा कुछ विधेयक जो होते हैं वो विधान परिषद में पास ही नहीं होते हैं, रखे ही नहीं जाते हैं। जैसे अनुदान मांगे हैं, अविश्वास प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, ये जो है केवल विधानसभा में रखे जाते हैं, विधान परिषद में नहीं रखे जाते हैं, है ना। जितने भी विधेयक है राज्य में, उन सभी विधेयकों को पास करने का जो अंतिम अधिकार है वो विधानसभा के पास है, इसलिए इसको विलंबकारी चेंबर माना जाता है। ये खास बात। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली तथा ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में अंतर बताना है। एक्चुअली भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर दोनों में माने जाते हैं। मतलब हमने जो संसदीय शासन प्रणाली ली है वो ब्रिटेन से ही ली है, लेकिन मूलभूत अंतर जरूर है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली जो है उसमें कार्यपालिका विधायिका परस्पर संबंधित होती है। 3 खास पॉइंट है इसमें, कभी आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो 3 पॉइंट उसमें आते हैं। कार्यपालिका विधायिका परस्पर संबंधित होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और दोहरी कार्यपालिका होती है। संवैधानिक तथा वास्तविक, संवैधानिक राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। ये तो 3 पॉइंट आपको इसमें लिखना, ये इसका कॉन्सेप्ट, आधारभूत ये तत्व है संसदीय शासन प्रणाली। अब अंतर क्या है देखिए, अंतर में एक तो ये है कि प्रमुख की स्थिति को लेकर के अंतर है। ब्रिटेन में राजा का जो पद होता है, प्रमुख का पद जो होता है अनुवांशिक होता है, हमारे यहाँ निर्वाचित होता है, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र है, यहाँ पर गणतंत्र है।
दूसरा अंतर संसदीय संसद की अधिकारों को लेकर के है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत चलता है, यानी संसद संप्रभु है, संसद सब कुछ है, संसद ने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर रखी। वहां की संसद के बारे में एक कथन डी लोमले करके एक विचारक हुए हैं ब्रिटेन में, डी लोमले, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन की जो संसद है महिला को पुरुष तथा पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती, तो एक ही काम नहीं कर सकती, महिला को पुरुष, पुरुष को महिला बनाने का काम, बाकी सारे काम ब्रिटिश संसद कर सकती है, ऐसा कहा जाता है ब्रिटिश संसद के बारे में। तो उसको बोलते हैं संसदीय संप्रभुता। भारत में संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता दोनों के बीच की स्थिति को अपनाया गया है, दोनों के बीच संतुलन रखा गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सदस्यता को लेकर के फर्क है। ब्रिटेन में यह है कि वही प्रधानमंत्री बनेगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी प्रथम सदन का सदस्य होगा। लोकसभा जैसा सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर उसका जो सदस्य होगा व्यक्ति वही प्रधानमंत्री बने, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य वहां पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हमारे यहाँ पर किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा का भी या राज्यसभा का भी। इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे, एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा सदस्य थे, इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा सदस्य थे, एक बार इंदिरा गांधी भी राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनी है। तो यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया, वहां पर फिक्स है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा तो ही वो प्रधानमंत्री बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसके अलावा उसी समय सदस्य होने को लेकर के भी अंतर है। ब्रिटेन में यह है कि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री तभी बनेगा जब उसी समय सदस्य होगा सदन का। हमारे यहाँ उस समय सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन जाएगा, 6 महीने के अंदर उसको सदस्य बनना जरूरी है, यानी संसद सदस्य ना होते हुए भी उसको मंत्री बनाया सकता है। यहाँ पर 6 महीने के अंदर उसको बनना जरूरी है सदस्य। लेकिन ब्रिटेन में बतौर संसद सदस्य ही जो है मंत्री बनता है। संसद सदस्य अगर कोई नहीं है तो वहां पर मंत्री नहीं बनाया जा सकता है ना। इसके अलावा ब्रिटेन में मंत्रियों के कानूनी उत्तरदायित्व होते हैं, हमारे यहाँ पर कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मंत्री को कोई जिम्मेदार नहीं है, इसको बोलते हैं कानूनी उत्तरदायित्व, विधिक उत्तरदायित्व यहाँ पर नहीं है, ब्रिटेन में है। छाया मंत्रिमंडल को लेकर के अंतर है। ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल वहां की शासन व्यवस्था का अनिवार्य अंग माना जाता है, मुख्य विशेषता मानी जाती है। हमारे यहाँ छाया मंत्रिमंडल नहीं है। छाया मंत्रिमंडल का मतलब होता है शैडो कैबिनेट, मतलब यह है कि जो वास्तविक मंत्रिमंडल है उसी तर्ज पर विपक्षी दल भी जो है एक मंत्रिमंडल गठित करता है। जो वास्तविक मंत्री जो परिषद है उसकी परछाई बनकर रहता है, यानी जो ओरिजिनल गृह मंत्री है उसको फॉलो करता है जो विपक्ष द्वारा गृह मंत्री बनाया गया है। गृह मंत्री ने जो बोला है उसका सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो विपक्ष का जो गृह मंत्री वो देखेगा, यानी उसकी छाया बनकर रहता है, उसकी परछाई बनकर रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। किसकी परछाई? जो ओरिजिनल मंत्रिपरिषद, एक ओरिजिनल मंत्रिपरिषद सत्तारूढ़ दल का है, एक मंत्रिपरिषद विपक्ष भी गठित करता है जो सत्तारूढ़ दल के मंत्रिपरिषद की परछाई बनकर रहता है। उसके द्वारा जो भी गतिविधियां संचालित की जाती है उनकी देखरेख करता है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस पर ऑब्जेक्शन करता है, तो इसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। जो ब्रिटेन में होती है, हमारे यहाँ पर भी जो है मध्य प्रदेश में इस तरह की पहल की गई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, तो हम ये सुझाव में भी ऐसा दे सकते हैं, संघीय शासन प्रणाली में सुधार में सुझाव के लिए ऐसा पॉइंट दे सकते हैं। संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। विधि निर्माण प्रक्रिया के 5 चरण हैं एक्चुअली हमारे यहाँ पर। प्रथम 3 वाचन है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, फिर दूसरे सदन में विधेयक और राष्ट्रपति की स्वीकृति। ऐसे 5 चरणों से कोई विधेयक गुजरता हुआ कानून बनता है। प्रथम वाचन जो होता है उसमें जो विधेयक प्रस्तुत करता है वो उसका शीर्षक बताता है, उसका टाइटल बताता है भाई क्या है, और उसका परिपक्व बताता है।
है ना। उसका शीर्षक बताएगा कि भाई इस विधेयक का नाम क्या है, किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है, और फिर वो गजट में प्रकाशित हो जाए। दूसरा जो वाचन है उसमें, इस वाचन में इस पर व्यापक बहस होती है, चर्चा होती है। जरूरत पड़ने पर इसको समिति को भी सौंप दिया जाता है, समिति उसकी समीक्षा करती है, उसमें संशोधन के लिए रिकमेंड करती है, आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन कर दिया जाता है और इसको इसमें अंतिम रूप दे दिया जाता है। व्यापक बहस होती है, चर्चा होती है, कुछ संशोधन जरूरत पड़ने पर कर दिए जाते हैं, समिति के पास भी जरूरत पड़ने पर भेज दिया जाता है, समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर संशोधन होते हैं और इसमें अंतिम रूप दे दिया जाता है। तीसरे वाचन में इसको स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान की जाती है। साधारण विधेयक जो होता है साधारण बहुमत से उसको पास कराना होता है। संविधान संशोधन में जो विधेयक होते हैं उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, उसके लिए अधिक से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए रहता है। ठीक है, तो स्वीकृति और अस्वीकृति जो है तीसरे वाचन में होती है। फिर दूसरे सदन में भी यही 3 वाचन होते हैं। दूसरे सदन में विधेयक जाता है, उसमें भी प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन होते हैं। फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति इसको स्वीकृति प्रदान अगर कर दे तो ये अधिनियम बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है इस तरह से बताई जाती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती है उस पर रोक लगाने के लिए, वहां पर विकास करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 से नई व्यवस्था वहां पर लागू कर दी गई है। तो उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं राजनीतिक क्षेत्र में वो आपको इसमें बताना है। तो उसमें एक तो ये है कि जो भी आर्टिकल 370 में जो 3 पॉइंट थे, 3 खंड थे, उसमें जो है एक खंड जो है पहला खंड उसको छोड़ करके बाकी 2 खंड उसमें समाप्त कर दिए गए जिसमें विशेष राज्य के दर्जे की बात कही गई थी। इसके अलावा आर्टिकल 35A भी समाप्त हो गया। 35A में नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार थे वहां के, है ना, तो वो खत्म हो गया है। इसके अलावा वहां पर जो विशेष उपबंध थे जैसे राज्यपाल शासन के संबंध में, दोहरी नागरिकता के संबंध में है ना, और विधान परिषद का जो प्रावधान था वो खत्म हो गया। दोहरी नागरिकता, विधान परिषद, राज्यपाल शासन संबंधी प्रावधान वहां पे खत्म कर दिए गए हैं। राज्य का दर्जा उसका खत्म हो गया है। संघ शासित क्षेत्र उसको बना दिया गया है, उससे 2 संघ शासित क्षेत्र बन गए हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब वहां पर वित्तीय आपात संबंधी सारे प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान लागू होंगे, सभी संसदीय अधिनियम लागू हो जाएंगे। पहले बहुत सारे संसदीय अधिनियम वहां पर लागू नहीं थे। भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान लागू नहीं थे, जैसे वित्तीय आपात है, राष्ट्रीय शासन है, राष्ट्रीय आपात है, ये प्रावधान वहां पर लागू नहीं थे। अब भाग 8 है, उसके प्रावधान वहां पर लागू हो जाएंगे, संसदीय क्षेत्र बन गया है। विधानसभा दिल्ली या पुदुचेरी की तरह वहां पर विधानसभा बनी रहेगी और उसकी सदस्य संख्या 114 है। 114 में 90 जो है, जो हमारा जो कश्मीर है, 90 जो हमारा अधिकार है, और 24 जो है पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत 24 सीट आएंगी। 5 लोकसभा सीट और 4 जो है वहां पर राज्यसभा सीट होंगी। उपराज्यपाल को विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत करने का जो अधिकार था वो अभी बना रहेगा, वो बरकरार रहेगा। तो ये प्रावधान इसमें ऐसे किए गए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान क्या होंगे? देखिए, राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में किए गए हैं। अब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति कब बुलाते हैं? जब किसी साधारण विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में कोई मतभेद पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों का बुलाया जाता है। इसके लिए 3 परिस्थितियां संविधान में दी गई हैं। पहली परिस्थिति एक सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर देता है। दूसरा है, एक सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक को दूसरे सदन द्वारा कुछ संशोधन किए जाते हैं और उन संशोधनों को दोनों सदन मानने से इंकार कर देते हैं। तीसरा यह है कि एक सदन ने किसी विधेयक को पारित कर दिया, दूसरा सदन जो है 6 महीने बाद भी उसको पारित करके वापस नहीं करता है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी जो विधेयक है उसके संबंध में प्रावधान है कि एक सदन अगर पास करके दूसरे सदन को भेजता है विधेयक तो दूसरा सदन उसको अपने पास 6 महीने तक रख सकता है। धन विधेयक को छोड़कर संविधान संशोधन विधेयक और बाकी जो विधेयक है उनमें प्रावधान है कि 6 महीने तक रख सकता है। 6 महीने बाद भी अगर उसको पास नहीं करता है तो फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक में यह है कि ऐसे रोका नहीं जा सकता। धन विधेयक में तो 14 दिन ही राज्यसभा अपने पास रखती है और संविधान संशोधन विधेयक में 6 महीने का प्रावधान है, लेकिन 6 महीने
के अंदर अंदर जो है दूसरे सदन को वापस करना जरूरी हो जाता है। तो ये से 3 परिस्थितियां हैं जब संयुक्त अधिवेशन बुलाना होता है। पहला मैंने बताया कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर देता है। किसी विधेयक में जो संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों को दोनों सदन मानने से इनकार कर देते हैं। एक सदन जब किसी विधेयक को पास करके दूसरे सदन के पास भेजता है तो दूसरा सदन 6 माह तक ही 6 माह के बाद भी उसे वापस नहीं करता। ये जो बैठक होती है इसमें सबसे पहला जो अधिकार होता है अध्यक्षता का वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। वो नहीं होता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, सभापति नहीं करता अध्यक्षता। वो भी नहीं है तो दोनों सदनों को वरिष्ठ सदस्य की अध्यक्षता करता है। पास कराने के लिए संसद का साधारण बहुमत जरूरी होता है ना। संसद का साधारण बहुमत मतलब होता है उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 50% + 1। इससे जो है उस विधेयक को पास कराना जरूरी होता है। अभी तक केवल 3 ही बार ऐसा हुआ है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत पड़ी मात्र। उसमें दहेज निरोधक विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978, आतंकवादी निरोधी विधेयक कोटा जो था वो है 2002। इन तीनों विधेयकों को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा। ट्रिपल तलाक संबंधी क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है तो वो समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में सायरा बानो केस है, सायरा बानो जो केस है 2017 का, उसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये जो घोषणा है ये एक बहुत बड़ा सामाजिक न्याय मानी जाती है और ये एक समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ट्रिपल तलाक के लिए बहुत पुरानी परंपरा है। इसमें क्या था कि एक सेटिंग में एक साथ जो है 3 बार तलाक तलाक बोल देने से तलाक हो जाता था मुस्लिम वर्ग में, और ये अधिकार केवल पुरुष वर्ग को था, पुरुष मुस्लिम वर्ग को था, महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार को उल्लंघन है और एक समान नागरिक संहिता को उल्लंघन था। अब इसको समाप्त कर दिया और इसके अलावा ये कहीं दूसरे धर्म में दूसरे संप्रदाय में भी नहीं था। जबकि एक समान नागरिक संहिता क्या कहती है, एक समान नागरिक संहिता में कहा गया है कि सभी के लिए एक जैसे सामाजिक विधान होना चाहिए। एक समान नागरिक संहिता ये कहती है कि सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक समान सामाजिक विधान होना, यानी विवाह संबंधी जो विधान है, तलाक संबंधी विधान है, उत्तराधिकार संबंधी विधान, ये समान होना चाहिए। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। ट्रिपल तलाक के जरिए जो है ये इसका उल्लंघन हो रहा था। हालांकि एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, लेकिन ट्रिपल तलाक को समाप्त करने से एक समान नागरिक संहिता को लागू करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये ट्रिपल तलाक जो है केवल मुस्लिम वर्ग में था, अन्य वर्गों में नहीं था, और उसी वर्ग में केवल पुरुषों को अधिकार था, महिलाएं ऐसा तलाक नहीं दे सकती थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक समान नागरिक संहिता, इसको समाप्त करना कहीं ना कहीं एक समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये आपको इस तरह से बताना है। उसके बाद धन विधेयक वित्त विधेयक में अंतर बताना है। धन विधेयक का जो उल्लेख है आर्टिकल 109(10) में है। 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है और 110 में उसकी परिभाषा है, और 117 जो है वित्त विधेयक से रिलेटेड है। 117 में वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक सेकंड दोनों दिए गए। वित्त विधेयक 2 है एक्चुअली, फर्स्ट सेकंड। तो इसमें 3 तरीके से अंतर बताया गया, 3 धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक सेकंड। देखिए धन विधेयक वित्त विधेयक फर्स्ट, इसमें अंतर 2 अंतर है, एक प्रस्तुतिकरण को लेकर के और एक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति को लेकर। बाकी अंतर जो है ज्यादा है, मतलब 2 समानताएं, सॉरी, धन विधेयक वित्त विधेयक फर्स्ट में 2 समानताएं, बाकी अंतर है। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और दोनों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन जरूरी है। जबकि वित्त विधेयक सेकंड में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक सेकंड को कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा राज्यसभा में से, और वित्त विधेयक सेकंड को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं है। तो 2 समानताएं हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक फर्स्ट, बाकी अंतर है। यानी संशोधन को लेकर के तो धन विधेयक में संशोधन राज्यसभा नहीं कर सकती है, वित्त विधेयक फर्स्ट में कर सकती है, वित्त विधेयक सेकंड में भी कर सकती है।
ठीक है। राज्यसभा को अपने पास रखने का अधिकार धन विधेयक के मामले में 14 दिन है, और वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक सेकंड दोनों के मामले में 6 महीने का समय है। ठीक है। प्रस्तुतिकरण के संबंध में अंतर, धन विधेयक को मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक सेकंड कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। तो ये इस तरीके से अंतर लगता है, एक परिभाषा को लेकर का अंतर है, ये एक इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। देखिए धन विधेयक क्या होता है, आर्टिकल 110 में जो 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, 6 पॉइंट्स में जैसे करों का लगाना है, समाप्त करना है, संचित निधि से धन का विनियोग है, संचित निधि से धन निकालना है, जमा करना है, आकस्मिक निधि से धन निकालना है, जमा करना है, ऋण संबंधी प्रावधान, ये 6 पॉइंट्स 110 में दिए गए। तो किसी विधेयक में अगर केवल 6 पॉइंट्स में से ही कोई पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है और कोई प्रावधान नहीं है उसके अलावा, तो वो धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा क्या है, 110 में दी गई है। उसमें लिखा है कि 110 से संबंधित अगर किसी विधेयक में प्रावधान है केवल, तो वो धन विधेयक, कोई और प्रावधान उसमें नहीं होना चाहिए। वित्त विधेयक फर्स्ट में क्या है, वित्त विधेयक फर्स्ट में कि 110 में जो प्रावधान है वो भी हो और कोई और वित्त संबंधी प्रावधान भी हो, वित्त विधेयक फर्स्ट हो। मतलब धन विधेयक से संबंधित प्रावधान भी होना चाहिए 110 में जो दिए गए हैं, 6 में से कोई वित्त संबंधी प्रावधान भी होना चाहिए, तो वित्त विधेयक फर्स्ट हो गया। वित्त विधेयक सेकंड में 110 में जो प्रावधान है वो कोई भी नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई वित्त संबंधी प्रावधान होना चाहिए, तो वित्त विधेयक सेकंड हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो कभी परिभाषा ही पूछ ले 3 नंबर में तो आपको लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लो, धन विधेयक क्या है, आर्टिकल 110 में दिए गए प्रावधानों में से ही प्रावधान अगर किसी विधेयक में है, कोई और प्रावधान नहीं है, तो वो धन विधेयक, वही प्रावधान होना चाहिए। वित्त विधेयक फर्स्ट, आर्टिकल 110 में दिए गए प्रावधानों के साथ साथ अन्य वित्त संबंधी प्रावधान यदि किसी विधेयक में है तो वित्त विधेयक फर्स्ट। वित्त विधेयक सेकंड, आर्टिकल 110 में दिए गए कोई भी प्रावधान उसमें नहीं है तथा वित्त संबंधी कोई प्रावधान है तो वित्त विधेयक वो सेकंड होगा, यानी सेकंड में धन विधेयक संबंधी कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। वित्त विधेयक फर्स्ट में धन विधेयक संबंधी प्रावधान के साथ साथ कोई और प्रावधान भी उसमें जुड़ा होना चाहिए। तो ये खास अंतर है, बाकी तो सब वही है। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक में नहीं बुला सकते, वित्त विधेयक फर्स्ट सेकंड में बुला सकते हैं। संशोधन धन विधेयक में नहीं किया सकता राज्यसभा द्वारा, उनमें किया सकता है। राज्यसभा को 14 दिन रखने का अधिकार धन विधेयक मामले में है, उनके मामले में 6 महीने तक रखने का अधिकार। ये सारे पॉइंट वही हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के विकास में प्रदेश के मुख्यमंत्री की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इसमें संघीय शासन प्रणाली जो है, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और किसी राज्य का जो विकास है वो मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर, उसके कृतित्व पर और राज्य की राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। फिर उसमें चुनौतियां मैंने लिखी हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य चुनौतियां। तो सामाजिक चुनौतियों में सामाजिक कुरीतियां हैं, शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर के मामले में जो है मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। डेटा उसमें देख लेना, 45-46 के आसपास डेटा है, ये प्रति हजार के आधार पर होता है। शिशु मृत्यु दर जो है प्रति हजार के आधार पर आकलित हो जाती है। एक वर्ष में 0 से 1 वर्ष तक के, एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें जितने की मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर प्रति हजार। तो अभी 46 जो है, 45-46 के आसपास ये डेटा है, तो ये सबसे ज्यादा है इंडिया में शिशु मृत्यु। कुपोषण के मामले में सेकंड नंबर पर है, 44% है। साक्षरता मैंने भी ये 2 दिन पहले ही एनएसओ द्वारा एक डेटा दिया गया साक्षरता को, वो मैंने लिखा है सितंबर 2020 का, ये 73.7 ये, और वैसे 2011 की जनगणना के हिसाब से 69.3%। ठीक है। तो ये महामारी वगैरह है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, सांप्रदायिक दंगे वगैरह हैं, भूखमरी है। मातृत्व मृत्यु दर के मामले में भारत का 5वां स्थान है, 173 प्रति लाख। मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख से आकलित की जाती है, ध्यान रखने की बात है ना, हेल्थ के पेपर में आप ये पढ़ेंगे। आर्थिक समस्याओं में, आर्थिक चुनौतियों में गरीबी है, बेरोजगारी है, कृषिगत पिछड़ापन है, औद्योगिक पिछड़ापन है। औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़ा 7वें स्थान पर है। और उद्योग विहीन जिलों में सबसे ज्यादा उद्योग विहीन जिले मध्य प्रदेश में है।
राजनीतिक अस्थिरता है ना, राजनीतिक दलों का सरकार को सहयोग न मिलना है, ये राजनीतिक समस्याएं हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं। अन्य चुनौतियों में पर्यावरण प्रदूषण है ना, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, बाढ़ है, अकाल है, सूखा, ये ज्यादातर मध्य प्रदेश में आते रहते हैं, भ्रष्टाचार है। तो ये चुनौतियों के संबंध में आपको बताना, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मुख्यमंत्रियों द्वारा, उनका आपको उल्लेख करना, लेटेस्ट कार्यक्रम का उल्लेख करना है, जो भी ये हो सकता है कुछ नए कार्यक्रम आपको मिले तो उसमें जो है आपको उल्लेख करना है। और यहाँ पर कोरोना का भी उल्लेख कर सकते हैं, कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने जो है काफी अहम भूमिका निभाई, एक नया जोड़ सकते हैं। मैंने इसमें बीमारों से जुझारू सुचारू का उल्लेख किया हुआ है। प्रस्तावना के मौलिक सिद्धांत इसमें पूछे गए हैं, तो ये 3 नंबर में अगर आता है 3 पॉइंट लिखना है, 6 नंबर में पूछा है तो ज्यादा पॉइंट लिखना है ना। मौलिक सिद्धांतों में 4 पॉइंट हैं इसके मेन। एक तो अधिकार का, संविधान के अधिकार के स्रोत, मतलब संविधान को सत्ता, संविधान को अधिकार कहाँ से मिला, तो जनता से मिला। वास्तविक सत्ता जनता में निहित है, क्योंकि हम लिखते हैं हम भारत के लोग, इससे ये चीज स्पष्ट होती है ना। वास्तविक सत्ता जो है इसमें निहित है, जनता में निहित है। भारत की प्रगति कैसी है, भारत को जो है संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना में घोषित किया गया है ना। इसके अलावा संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य है देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता प्रदान करना, सब इसमें लिखा हुआ है ना। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि जो है लास्ट में लिखी गई है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया है ना। तो ये इस तरह से इसके मौलिक सिद्धांत के बारे में बताना है। लोकसभा तरह राज्यसभा के सभापति की शक्तियों की तुलना करना है। मैंने कई बार बताया है बच्चों को कि तुलना अगर पूछी गई तो उसमें अंतर भी बताना होते हैं और समानताएं भी बताना होती है। अंतर पूछा है तो फिर उसमें अंतर ही बताना है, तुलना पूछी गई है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपको असमानताएं यानी अंतर भी बताना पड़ेंगे और समानताएं बताना पड़ेंगे, है ना। तो पहले अंतर फिर समानताएं। अंतर में 3-4 पॉइंट है। एक तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार है, सभापति को नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार है, ये इधर उसको नहीं है, सभापति को। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, अनुदान मांगे, इनको स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि ये लोकसभा में ही प्रस्तुत होती है ना, लोकसभा में अनुदान मांगे प्रस्तुत होती है। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में चूंकि प्रस्तुत होता है तो इनको स्वीकृति लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है, राज्यसभा सभापति नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पर प्रस्तुति नहीं होते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में, नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव चूंकि राज्यसभा में ही रखा जाता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति को अधिकार है, राज्यसभा को अधिकार है, लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा को अधिकार नहीं है। गठन का अधिकार है नई अखिल भारतीय सेवा, जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रस्ताव पास करने। नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में रखा जाता है, इसलिए राज्यसभा और उसके सभापति को पास करने का अधिकार है, लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष को ऐसा अधिकार नहीं। समानताओं में दोनों को ही सदन की कार्रवाई को संचालित करने के लिए व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। समानताओं में दोनों को बराबर मत पड़ने की स्थिति में निर्णायक मत करने का, समान परिस्थिति में ये मतदान नहीं कर सकते हैं। अगर बराबर मत पड़ रहे हैं, पक्ष विपक्ष के दोनों को बराबर मत पड़ रहे हैं, तो निर्णायक मत ही दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दल बदल कानून को उल्लंघन के मामले में दोनों को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का अधिकार, अपने अपने सचिवालयों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। सचिवालय में जो महासचिव होता है उनकी नियुक्ति का अधिकार होता है, राज्यसभा का महासचिव होता है, तो दोनों को अपने अपने महासचिव की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ये है इस तरह से। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, महत्व, आलोचनात्मक लेख, 3 चीजें इसमें बताना है। एक विशेषताएं, महत्व और आलोचना। पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना है कि क्या क्या उसमें पूछा गया है, तो 3 चीज इसमें आपको लिखना है। पहले विशेषताएं, फिर महत्व, फिर आलोचना, 3 चीज आपको लिखना। लेकिन थोड़ा सा कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से वो आपको लिखना है, और सब जानते ही है। विशेषताओं में 5-7 पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे तो फिर बाकी कम लिखना पड़ेगा, इसलिए बैलेंस जरूरी होता है ना। विशेषताओं में सबसे मेन विशेषता न्याय योग्य होते हैं ये, यानी इनको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसके अलावा ये नागरिकों गैर नागरिकों दोनों के लिए है। कुछ ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ देश के नागरिकों के लिए है, बाकी सभी के लिए है। गैर नागरिकों के लिए भी, जो यहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं है जिनको, उनको भी दिए गए हैं।
इसके अलावा इसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों है ना। सकारात्मक मतलब जैसे विधि के समक्ष समानता सकारात्मक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये नकारात्मक, यानी दोनों प्रकार के मौलिक अधिकार है। सकारात्मक में यानी जिसमें कुछ कहने के लिए कहा जाए कि भाई ऐसा करना है, नकारात्मक मना किया जाए कि भाई ऐसा नहीं करना है, प्रतिबंध लगाए जाए वो नकारात्मक होता है। जैसे डीपीएसपी में सब सकारात्मक है, डीपीएसपी जो है सब सकारात्मक, उसमें कहा कि भाई राज्य ऐसा करेगा, इस तरह से करेगा। इसमें कहा गया, कुछ में कहा गया कि ऐसा नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, शोषण पर रोक लगाएगा, तो ये नकारात्मक है। इसके अलावा संशोधन, संसद को संशोधन का अधिकार है, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तभी इसमें संशोधन हो सकता है। राष्ट्रपति को इनके निलंबन के संबंध में अधिकार दिया गया, राष्ट्रीय आपात मार्शल लॉ के समय राष्ट्रपति इनका निलंबन कर सकते हैं, 2021 का निलंबन नहीं हो सकता है। निर्बंधन, इन पर निर्बंध प्रतिबंध लगाए सकते हैं। जो आर्टिकल 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन स्वतंत्रताओं पर देश की एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखकर युक्ति युक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उपांतरण का अधिकार संसद को दिया गया। उपांतरण का जो जिक्र आर्टिकल 33 में कहा गया है, यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जनता की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो उनको किस हद तक मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे ये निर्धारण संसद करती है। इसी को कहते हैं मौलिक अधिकारों का उपांतरण, ठीक है। सुरक्षा बल है, सैन्य बल है, पुलिस बल है, इनको जो है उपांतरण अधिकार संसद को दिया गया आर्टिकल 33। हाँ, इसमें भी गलत लिखा है, 33 आर्टिकल लिख लेना, 8वां जो पॉइंट है ये 33। एक मिनट पेन देना, सुधार दूं, इसमें कुछ एक दो मिस्टेक्स। आर्टिकल 33 है ये 8वां पॉइंट जो है, सशस्त्र बल, पुलिस बल आदि के मामलों में मौलिक अधिकारों का संसद द्वारा उपांतरण, आर्टिकल 33 या 13 लिखा हुआ है, इसको सुधार देना। और इसके पहले मैंने एक करेक्शन कराया है, ये रसिया वहां पे लिखा था, तो उसमें रूस आयरलैंड करना है। डीपीएसपी के अंतर्गत एक मैंने कराया है, ये ले लो। नहीं तो उपांतरण के संबंध में जो अधिकार संसद को दिया गया आर्टिकल 33 है। फिर महत्व बताना है, महत्व में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना है, राजनीतिक लोकतंत्र। देखो डीपीएसपी जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष चरित्र को जो है इसके माध्यम से उजागर किया जाता है। पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा की बात इसमें कही गई है ना, सुरक्षा किया जाता है। लोगों को सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता प्रदान की जाती है। विधि के शासन की स्थापना इनके माध्यम से होती है। तो ये इस तरह से ये इसके महत्व है। आलोचना में ये है कि अपूर्ण है, कुछ मौलिक अधिकार और होना चाहिए, वो नहीं है। जैसे उच्च शिक्षा का अधिकार है, लोगों को रोजगार देने का अधिकार ये नहीं है, इनमें निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, इनको निलंबित किया जा सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक हाथ से दिए जाते हैं, दूसरे हाथ से छीन लिए जाते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो ये दोष है। इसके बाद बुनियादी संरचना वाला क्वेश्चन है। बुनियादी संरचना क्या है? बुनियादी संरचना जो है संविधान की आधारशिला होती है, संविधान की नींव होती है, जिस पर संविधान का जो ढांचा वो खड़ा होता है, और ये महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। इनके आधार पर ही हमारा संविधान बना है। अगर इनको चेंज कर दिया जाएगा, इनको बदल दिया जाएगा, तो पूरा संविधान ही विकृत हो जाएगा। इसीलिए केशवानंद भारती बनाम केरला द्वारा 1973 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें कहा था कि संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहली बार आधारभूत ढांचे की जो बात है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कही गई थी। फिर इसके तत्व बताना, कौन कौन से तत्व हैं, बहुत सारे तत्व इसमें अलग अलग बताए गए हैं। किसी ने प्रस्तावना को आधारभूत ढांचा माना है, किसी ने मौलिक अधिकार, किसी ने डीपीएसपी को माना है, किसी ने न्यायिक समीक्षा, किसी ने विधि का शासन, है ना, किसी ने संविधान की सर्वोच्चता, किसी ने संघीय शासन, किसी ने धर्मनिरपेक्ष चरित्र, किसी ने संघीय शासन, ये अलग अलग है। तो फिर एक टेबल बनाई गई है कि किस वाद में किसको आधारभूत ढांचा सुप्रीम कोर्ट में माना गया है। तो केशवानंद भारती केस में संविधान की सर्वोच्चता है ना, संघीय चरित्र है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, संसदीय शासन है ना, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन है। इसके बाद मिनरवा मिल्स जो केस है उसमें न्यायिक समीक्षा को माना गया है, और मौलिक अधिकार डीपीएसपी के मत संतुलन को माना गया है। इंदिरा साइनी जो केस है उसमें विधि के शासन को माना गया है।
SR मुंबई केस 1994 का राष्ट्रीय शासन से रिलेटेड है, इसमें न्यायिक समीक्षा है, लोकतंत्र संघीय शासन को माना गया है। चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद जो है, जो ब्रिट क्षेत्राधिकार है, आर्टिकल 32 226, इनको जो है मूलाधार माना गया है। IR कोल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये नवीन सूची से रिलेटेड है, नवीन सूची में चयन करने के संबंध में प्रावधान किया गया था, तो इसमें भी न्यायिक समीक्षा को मूलाधार माना गया है। इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? तो परिवर्तन नहीं होने का कारण ये है कि संविधान को राजनीतिक आधार पर चेंज ना करना, इसको मैंने लिखा है कि संविधान का राजनीतिकरण व राजनीति का संविधानीकरण होने से रोकना, मतलब संविधान को राजनीतिक स्वार्थ के अनुरूप ना ढाल पाए सरकार जो है या कोई दल, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए संविधान का उपयोग ना कर पाए, इसके लिए जो है आधारभूत ढांचे में परिवर्तित ना करने की बात कही गई, बड़ी बात। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, संविधान का संरक्षण करना, लोगों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना है ना, और संघीय स्वरूप को बनाए रखना है, कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकना है, ये कुछ खास पॉइंट इसमें बताना है आप लोगों को। और इसके बाद संसदीय राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक नहीं, ये क्वेश्चन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो इसमें फिर राष्ट्रपति की शक्तियां आपको बताना है, पहले सब कॉमन है, सब आप जानते हैं, कार्यपालिक है, विधायी है, न्यायिक है, कूटनीतिक है, सैन्य है ना, वित्तीय है, ये सारी शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां, फिर आपातकालीन शक्तियां 3 है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, इन सभी शक्तियों का उल्लेख करना है, ठीक है। ये कार्यपालिक शक्तियां दी गई हैं, इसको सबको अलग अलग। कार्यपालिक शक्तियों में नियुक्ति संबंधी अधिकार है, विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने, लोकसभा विघटन करने, अध्यादेश जारी करने, है ना, वीटो शक्तियां, ये सब विधायी शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियों में क्षमादान की शक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना है। वित्तीय शक्तियों में बजट रखना है, धन विधेयक को पास करना है, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण है, ये वित्तीय शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियों में युद्ध शांति घोषणा करना है, कूटनीतिक शक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय संधि करना है, तो ये सारी शक्तियां। ऐसे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रपति करते हैं। जब किसी राज्य में संविधान तंत्र विफल हो जाता है तो आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू राष्ट्रपति करते हैं। वित्तीय आपात, जब देश का वित्तीय स्थायी संकट में होता है तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जो घोषणाएं, ये जो शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति के पास तो है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति खुद कर सके अपने दम पर। इन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद अगर परामर्श नहीं दे तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आपात की घोषणाएं हो, चाहे वो कार्यपालिक शक्ति हो, चाहे विधायी शक्ति हो, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनमें संसद का भी हस्तक्षेप होता है। राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय शासन, वित्तीय आपात, इनकी घोषणा तो मंत्रिपरिषद के परामर्श, मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आगे अगर उनको बढ़ाना है तो संसद के अनुमोदन से ही बढ़ेंगे। 1 महीने 2 महीने तक तो रह सकती हैं, इसके बाद अगर बढ़ना है तो संसद का अनुमोदन होगा तो ही बढ़ पाएंगे। युद्ध और शांति की घोषणा करना है, संसद में उसको पास कराना जरूरी होता, तभी युद्ध शांति घोषणा राष्ट्रपति कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मंत्रिपरिषद और संसद के अनुमोदन से ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं कि रबर स्टैंप है, राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह काम करता है। तो ये है, इस तरह से लास्ट में पॉजिटिव बात बताना है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से प्रयास किए हैं, कारगर कदम उठाए हैं, तो वो आपको लास्ट में पॉजिटिव चीज कहना है। इसके बाद संविधान संशोधन की आवश्यकता, और फिर इसमें राष्ट्रीय आपात संबंधी प्रावधानों में क्या संशोधन 44 संविधान संशोधन में किए गए हैं, ये आपको बताना। तो संशोधन आर्टिकल 368 में बताया गया है, 368 जो आर्टिकल है भाग 20 है, यहाँ पर जो संशोधन के बारे में बताया गया है, 2 उसमें प्रोसेस बताई गई। संसद के विशेष बहुमत संशोधन, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन संशोधन।
ये दो प्रक्रिया उसमें बताई गई। एक तीसरी प्रोसेस भी है जो आर्टिकल 368 में नहीं बताई गई है, वो है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। तो ये हल्का जिक्र करना है, उसमें आपको मेन फोकस करना है कि क्यों जरूरत होती है संविधान संशोधन। तो सबसे बड़ा कारण है कि जो तेजी से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों को ढालना, ये बड़ा कारण है संशोधन की आवश्यकता। इसके अलावा संविधान की प्रासंगिकता, संवैधानिक प्रावधानों की प्रासंगिकता उपयोगिता बनी रहे, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। केंद्र द्वारा राज्यों को कुछ अधिकार प्रदान करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में कुछ कठोर प्रावधान है, उनको सरल बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा कार्यपालिका को कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है ना। कार्यपालिका विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखना है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना है, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, हालांकि ये पॉइंट ऐसे मिलते नहीं, मैंने खुद ही इनको बनाया हुआ है, मैंने ही इनको पॉइंट सोचे हैं, बनाए हैं। इसके बाद 44 अमेंडमेंट, बहुत सारे प्रावधान मैंने यहाँ पर लिखे हैं। 44 अमेंडमेंट में राष्ट्रीयपात के दौरान क्या क्या परिवर्तन किए गए, बहुत सारे, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था तो उसके बहुत सारे पॉइंट मैंने इधर उधर से खोज करके बताए हैं आप लोगों को। उसमें एक जगह आपको ये सारे पॉइंट नहीं मिलेंगे। उसमें एक तो ये है कि जो आंतरिक अशांति वर्ड था राष्ट्रीयपात लागू करने के लिए 352 में, उसको हटा दिया, सशस्त्र विद्रोह वर्ड जोड़ दिया गया। मंत्रिमंडल वर्ड इसी संदर्भ में, राष्ट्रीयपात के संदर्भ में जोड़ा गया है 44 अमेंडमेंट के तहत। 352 मैंने बताया हुआ आप लोगों को। पहले राष्ट्रीयपात की अवधि जो है 2 महीने तक रहती थी पहली बार में, लेकिन अब उसको 1 महीने कर दिया गया है। मतलब 1 महीने तक राष्ट्रीयपात लागू रह सकता है, 1 महीने के बाद संसद का अनुमोदन जरूरी। पहले 2 महीने, पहले तीनों में 2-2 महीने थे। राष्ट्रीयपात, राष्ट्रीय शासन, वित्तीयपात 2-2 महीने की अवधि थी। 44 अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रीयपात के लिए अवधि 2 महीने से घटा के 1 महीने कर दी गई। 1 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। पहले साधारण बहुमत से अनुमोदन होता था, अब इसमें इस संशोधन में कर दिया गया विशेष बहुमत से अनुमोदन। बाकी दोनों में साधारण बहुमत से अनुमोदन अभी भी हो रहा है। समाप्त करना है तो पहले सिर्फ राष्ट्रपति को उद्घोषण समाप्त हो जाता था, अब लोकसभा में प्रस्ताव पास करा के साधारण बहुमत से उसको समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा पहले 20 जो 21 है उनका निलंबन हो सकता था, इसमें कर दिया गया 20-21 का निलंबन कभी नहीं हो सकता है ना। इसके अलावा 19 का निलंबन, स्वतः निलंबन कब होगा उसका प्रावधान इसमें कर दिया गया है। केवल बाह्य आक्रमण तथा युद्ध के कारण जब राष्ट्रीयपात लागू होगा तो ही आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होगा, ये इसमें प्रावधान किया गया। यानी बाह्य राष्ट्रीयपात लागू होने की स्थिति में ही आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं जो नागरिकों को दी गई हैं उनका अपने आप निलंबन होगा। इसके अलावा इसको चैलेंज करने के संबंध में भी इसमें संशोधन किया गया था। राष्ट्रीयपात की घोषणा को चैलेंज किया सकता है, ये भी इसमें प्रावधान किए गए। तो ये बहुत सारे प्रावधान है। इसके अलावा अब इसमें राज्यपाल का पद विवादास्पद क्यों है, इसकी समीक्षा करना और इसके लिए सुझाव देना। राज्यपाल के पद विवादास्पद होने के कारण में उसमें एक बड़ा कारण है इसकी दोहरी भूमिका होना। दोहरी भूमिका होती है राज्यपाल। एक्चुअली विवादास्पद कब से है, चौथे आम चुनाव से। चौथे आम चुनाव के पहले जो है ये पद विवादास्पद नहीं था। उसका कारण ये था कि देश की राजनीति में केवल एक ही दल का एकाधिकार था, कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केंद्र राज्य दोनों में काम करती थी, इसलिए जो है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई विवाद नहीं होता था। एक ही दल की सरकार काम कर रही है। जब दोनों केंद्र राज्य में अलग अलग दलों की सरकार बनना स्टार्ट हुई, ये बनना स्टार्ट हुई है चतुर्थ आम चुनाव से। चतुर्थ आम चुनाव से केंद्र से भिन्न दलों की राज्य सरकारें बनना स्टार्ट हुई हैं, तभी से जो है प्रॉब्लम शुरू हुई है। इसलिए चतुर्थ आम चुनाव को कहा जाता है मतपत्र के माध्यम से राजनीतिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तभी से जो है विवाद शुरू हो गया। इसके कारण में पहला कारण दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका में तो राज्यपाल जो है डबल रोल में होता है, डबल रोल होता है उसका। एक रोल है उसका केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, दूसरा राज्य की कार्यपालिका की प्रमुख रूप में कार्य करना। लेकिन दोनों ही भूमिकाएं वो निष्पक्ष रूप से नहीं निभा पाता है, इसलिए जो है उसकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है और विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। और कई बार ऐसा हुआ है जब राज्य में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो केंद्र के इशारों पर संबंधित दल को सरकार बनाने की आमंत्रित करता है, भले ही जो है वो बहुमत सिद्ध ना कर पाए। ऐसा हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी को
सरकार बनाने का मदद किया गया था, लेकिन वो उसने पहले ही त्यागपत्र दे दिया। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी हुआ, बुलाया गया था, उन्होंने पहले त्यागपत्र दे दिया। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको बताना है। राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू करने के लिए केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, संविधान तंत्र विफल हो या ना हो, अगर केंद्र से भिन्न राज्य सरकार है तो वहां पर जो है राष्ट्रीय शासन लागू करने के लिए केंद्र को प्रतिवेदन राज्यपाल भेजता है और वहां पर राष्ट्रीय शासन लागू हो जाता है। ये उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश का मामला 2016 का, वहां पर राष्ट्रीय शासन लागू किया गया था। इसको लेकर के न्यायालय में अपील की गई, न्यायालय ने जो है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके अलावा राज्यपाल को किसी भी समय हटा दिया जाना, राज्यपाल को हटाने संबंधी कोई प्रावधान न होना, राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा, ये कोई प्रावधान नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम पद धारण करता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, हटाने का कोई आधार ही नहीं है। जैसे ही केंद्र में सरकार चेंज होती है वैसे ही राज्यपालों को हटा दिया, है ना। तो इस तरीके से जो है ये कुछ रीजन आपको बताना है और कुछ नए एग्जाम्पल आपको देना है ना, कि नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर होती हैं, जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इनकी पुनर्नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर होती हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें बताना। सुझाव में नियुक्ति जो है दूसरे राज्य से होना चाहिए, मतलब जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य में उसकी नियुक्ति ना होकर दूसरे राज्य में उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। इसको हटाने के संबंध में आधार होना चाहिए, है ना, हटाने का आधार होना चाहिए। इसका कार्यकाल जैसे 5 वर्ष है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल के प्रसाद प्रेम पद, तो ये प्रावधान हटाया जाना चाहिए, है ना। और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक निश्चित आधार होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक पदों पर नियुक्ति नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति प्रशासनिक न्यायिक क्षेत्र से होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ प्रावधान आपको इसमें बताना। इसके बाद केंद्रीय विधायक और राज्य के विधायकों में तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। तुलनात्मक अध्ययन मतलब अंतर और समानता दोनों बताना है। तो अंतर टेबल में देखो लिखा हुआ है, 2 तरीके से अंतर मैंने बताया, संगठनात्मक अंतर और प्रकारात्मक अंतर। संगठनात्मक अंतर संगठन को लेकर के अंतर। तो संसद में कौन शामिल है, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल में कौन शामिल है, तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये एक अंतर हो गया। अब दूसरे सदन की उपलब्धता अंतर, जैसे राज्यसभा, दूसरे सदन राज्यसभा संसद का वो हमेशा उपलब्ध रहता है, लेकिन राज्य विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद वो सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं। दूसरे सदन को समाप्त करना या उसका उत्साधन करना, तो राज्यसभा का ना तो उत्साधन होता है ना विघटन होता है, ना तो राज्यसभा समाप्त हो सकती है ना विघटित हो सकती है, जबकि विधानसभा विघटित नहीं हो सकती लेकिन समाप्त हो सकती है। आर्टिकल 169 के तहत जो विधान परिषद है उसको संसद समाप्त कर सकती है लेकिन विघटन नहीं हो सकता। लेकिन राज्यसभा ना तो विघटित हो सकती है ना ही समाप्त हो सकती है। विधान परिषद समाप्त हो सकती है लेकिन विघटित नहीं हो सकती। मनोनीत के संबंध में अंतर है। प्रथम सदन में मनोनीत 2 सदस्य मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन के, और द्वितीय सदन में जो है 1 सदस्य राज्यपाल एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। द्वितीय सदन में मनोनीत सदस्य, द्वितीय सदन में मनोनीत सदस्य 12 सदस्य 4 क्षेत्र में। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, वैसे उसमें बाद में चेंज किया है, आप लोगों के नोट्स में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या 1/6 सदस्य राज्यपाल 5 क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। नोट्स में 3 क्षेत्र लिखा हुआ है तो उसको 5 कर लेना, है ना, प्रिंट हो गई है। 3 क्षेत्रों की जगह 5 क्षेत्रों का उल्लेख वहां पर करना। 5 क्षेत्र कौन कौन से? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। राज्यसभा में 4 क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। यहाँ पर एक सहकारी आंदोलन 5वां क्षेत्र नया जुड़ जाता है। तो ये इस तरह से आपको अंतर बताना, ये संगठनात्मक अंतर है। दूसरे सदन का जो प्रमुख है उसकी स्थिति को लेकर के अंतर है। यहाँ पर दूसरा सदन का जो प्रमुख यानी उपराष्ट्रपति है उसका सदस्य नहीं होता है। विधान परिषद का जो प्रमुख है वो उसका सदस्य होता है। इसके बाद इसके प्रकारात्मक अंतर, शक्ति को लेकर के अंतर है। विधि निर्माण के संबंध में अंतर, संसद सभी प्रकार के विषयों पर विधि बना सकती है, चाहे वो संघ सूची हो, चाहे राज्य सूची हो, चाहे सम्मति सूची हो, चाहे अवशेष शक्ति हो। लेकिन राज्य विधान जो मंडल है वो केवल राज्य सूची और सम्मति सूची के संबंध में विषयों पर विधि बना सकती है। विधि की विस्तारता को लेकर के फर्क है। संसद जो है पूरे देश के लिए विधि बना सकती है और राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य के संबंध में विधि बना सकती है। संशोधन
का जो अधिकार है वो संसद का ही है। राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में अंतर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, चाहे वो राष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ हो, वो महाभियोग की प्रक्रिया केवल संसद में चलती है। विधानमंडल को महाभियोग लाने का अधिकार नहीं है किसी को। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद ही भाग लेती है, ना तो विधानसभा भाग लेती है, ना ही विधान परिषद भाग। तो ये कुछ खास अंतर है। समानताओं में दोनों ही अपने अपने स्तर पर विधि बनाते हैं। दोनों के जो प्रथम सदन है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। दोनों को जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। वहां संसद केंद्र सरकार पर नियंत्रण रखती है प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। यहाँ पर राज्य विधानमंडल भी राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। दोनों के प्रथम सदन को जो है सरकार को गिराने का अधिकार है, लोकसभा या विधानसभा को। दोनों ही जो है अपने अपने राष्ट्रपति राज्यपाल उनके अध्यादेश को अनुमोदित करने का अधिकार है। तो इस तरीके से जो है कुछ समानताएं आपको इससे बता देना। तो ऐसे ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है।